जय हिंद। इस वीडियो में हम बिहार पीएससी ने 69th बीपीएससी तक जितने भी बिहार से रिलेटेड इतिहास के क्वेश्चंस पूछे हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देखेंगे आप सीडीपीओ और बीपीएससी टीचर के भी क्वेश्चंस जो है कुछ शामिल इसमें किए गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेगा, तो 38 से लेके आपको 69 तक के प्रश्न सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी बिहार इतिहास से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि बिहार इतिहास से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो टॉपिक आपका जरूर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द ही क्वेश्चन जो है फिर से बनते हैं। और वैसे भी हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उनके डिटेल जो भी दिए गए हैं उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि उससे भी कुछ फैक्ट जैसे ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो पावापुरी कभी पूछ दिया जाए कि कहाँ पे स्थित है या कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये फैक्ट आप आगे देखेंगे तो उससे आपको बन जाएगा। इसलिए हम लोग डिटेल थोड़ा सा देखते चलेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया था आपको कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो महावीर जी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये भी आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर जो है आपके किस धर्म से रिलेटेड थे, तो जैन धर्म के थे ये, ठीक है ना। इनकी जो मोक्ष यानी कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मोक्ष कहिए निर्वाण कहिए, दोनों एक ही शब्द है, या मृत्यु है, कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी आपको देखेंगे नालंदा बिहार में पड़ता है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 72 ईयर में, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिटेल कुछ दिया हुआ है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान, या वहीं पे निर्वाण लिख दिया जाए तब भी आपको समझना है कि निर्वाण शब्द भी किससे रिलेटेड है, मोक्ष यानी कि मृत्यु से रिलेटेड है, ठीक है। पावापुरी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे पावापुरी कहाँ पे है, तो बिहार के नालंदा जिले में है, और ये क्या है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब आगे दिया है आपको कि भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 साल की आयु में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। और कब होती है, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इनको निर्वाण प्राप्त होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो 527 ईसा पूर्व दिया है ना, ये जो है आपका थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए 468 ईसा पूर्व। क्यों, क्योंकि देखिए महावीर जी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। तो 540 ईसा पूर्व हुआ था, और जब इनकी मृत्यु 72 साल में हो रही है तो 527 तो फैक्ट ही नहीं बनता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि 527 ईसा पूर्व लिखा रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि उनकी मृत्यु कब होती है, यानी मोक्ष प्रदान कब होता है उनको, तो 72 ईयर के एज में जो है उनको जो है मोक्ष प्रदान होता है, ठीक है। उन्होंने घर कब त्यागा था, उन्हें 30 ईयर के मतलब वो 30 साल के थे तब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। तो उसके बाद आप देखेंगे लगभग 12 साल के बाद उनको कठिन तपस्या किया उन्होंने, है ना। उसके बाद उनको कहाँ पे मोक्ष, कैवल्य, है ना। आप ध्यान रखिएगा, उनको 12 मतलब कि घर से 30 साल में निकल गए और 12 साल उन्होंने तपस्या करी, और 12 साल के बाद उनको जो है आपको देखेंगे उनको ऋजुपालिका नदी, ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि महावीर जी को जो है कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि उनको कैवल्य जो है ऋजुपालिका, है ना, ऋजुपालिका नदी के किनारे। उसके बाद पूछा जाए ग्राम कौन था, तो वो भी रखिएगा याद कि ये जृंभिक जो है गांव का नाम था, जृंभिक, है ना, ग्राम यानी कि गांव, ग्राम में। और उन्होंने किस वृक्ष के नीचे अपना कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, साल का वृक्ष। और साल का वृक्ष सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे साल वृक्ष ज्यादा देखने को वहां मिलता है, सागौन या साल का वृक्ष, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको कि महावीर जी को जो है ना कैवल्य, ये भी वर्ड याद रखिएगा, कैवल्य और निर्वाण दोनों में अंतर है। कैवल्य का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको, ठीक है, कैवल्य, ठीक है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मोक्ष या निर्वाण शब्द जो है आपका मृत्यु से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे देखेंगे अब उनको जो है महावीर जी को जो है कैवल्य प्राप्त होता है, तो महावीर जी को अन्य नाम से भी पुकारा गया, जैसे देखेंगे आप जिन, ठीक है, तो जिन का मतलब क्या होता है, तो विजेता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप अहर्त, अहर्त नाम से भी उनको पुकारा गया था, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे निर्ग्रंथ, है ना, निर्ग्रंथ नाम से भी पुकारा गया था। अब देखेंगे महावीर जी के अनुयायी जो थे ना, उनको भी हम निर्ग्रंथ के ही नाम से जो है बुलाते हैं, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब ये होता है बंधनहीन, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के बंधन में वो ना रहे, उसे हम बंधनहीन कहते हैं। और अहर्त का मतलब हो जाता है पूज्य,
मतलब कि वो पूज्य हो गए, उनको कैवल्य की जो प्राप्ति हो गई तब। ठीक है, तो ये भी कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिन शब्द जो है किस धर्म से या किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और महावीर जी के अन्य नाम कौन कौन से थे, तो जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ। ठीक है, और निर्ग्रंथ ही महावीर जी के अनुयायियों को भी कहा जाता है। अब एक थोड़ा सा और महावीर जी के बारे में देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। जैसे कि महावीर जी को देखेंगे वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे, तो ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में जो है, कई एग्जाम में, अब बीपीएससी में पूछा गया है कि नहीं, पर और एग्जाम में देखने को मिलता है कि कितने नंबर पे जो है महावीर जी जो है तीर्थकर थे, तो ये 24वें नंबर पे थे। अब ये भी आपको याद रखना है कि तीर्थकर शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो तीर्थकर शब्द याद रखिएगा, ये धर्म ये जुड़ा हुआ है आपको जैन धर्म से, है ना। इन जो भी यहाँ पे इनके जो अनुयायी होते थे, ये भक्त होते थे, उनको हम तीर्थकर के नाम से क्या पुकारते थे। तीर्थकर का मतलब यही होता है कि ऐसा महान पुरुष जो स्त्री और पुरुष और महिला दोनों का जो जीवन की नदी है उससे पार कराए, उसे हम तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई एक महापुरुष हुआ करते हैं, जैसे कि आप महावीर जी को देखेंगे 24वें। अच्छा, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ये भी आप कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पहले तीर्थकर भी हो जाएंगे वो, और आपके संस्थापक भी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे संस्थापक, तो ये हो जाएंगे आपके ऋषभ देव। देखिए, जिनको याद होगा वो आगे बढ़ाएंगे, वीडियो को थोड़ा सा भगा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं याद होगा तो वो जरूर देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं एग्जाम में, ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है, ये क्या थे, संस्थापक थे, और पहले आपके तीर्थकर भी कहलाएंगे। ठीक है, अब 24वें महावीर जी के बारे में पूछा था, तो उनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हुए चलते हैं। जैसे कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, बुद्ध के हो या जैन के हो। तो महावीर जी का पहला जो, देखिए जैन धर्म में ज़्यादा कौन फेमस है, तो आपके महावीर जी फेमस है, तो इनके बारे में ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महावीर जी ने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, फर्स्ट, है ना, उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, तो ये दिए थे आपके राजगीर। ठीक है, जो कि आपको बिहार में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बराकर नदी के तट पे, वहाँ पे जो बराकर नदी है उसी के तट पे उन्होंने जो है पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, अब पहाड़ी भी पूछ दे तो वो भी याद रखिएगा, विपुलाचल पहाड़ी है ना, विपुलाचल पहाड़ी। ठीक है, और निर्वाण हमने देख ही लिया उनको। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे महावीर जी ने जो है आपके उनके जो 4 महाव्रत होते थे ना जैन धर्मों के, पहले पार्श्वनाथ ने जो दिया था, है ना, पार्श्वनाथ ने जो पहले 4 महाव्रत दिए थे इनके जैनियों में, महाव्रत। ठीक है, कौन कौन से थे वो, तो वो ध्यान रखिएगा आपके, जैसे कि अहिंसा हो गया, अहिंसा तो समझ ही रहे होंगे, जिसके लिए गांधी जी जाने ही जाते हैं, और उसके बाद सत्य हो गया, उसके बाद देखेंगे अस्तेय। तो अस्तेय भी कई बार पूछा गया कि इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, चोरी ना करना मतलब होता है अस्तेय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपरिग्रह दिया हुआ था, मतलब इनका कि चौथा जो महाव्रत था पार्श्वनाथ के द्वारा, वो दिया गया था क्या, तो अपरिग्रह। देखिए, ऐसे कभी कभी क्या है ना, वर्ड पूछ दिए जाएंगे कि अस्तेय जो है आपका किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म से, है ना। अब जैसे अपरिग्रह वर्ड है, ये भी 4 महाव्रत जो दिए थे पार्श्वनाथ, उनमें से एक होता है, तो इसका भी मतलब क्या होता है कि संपत्ति का अर्जित ना करना। ठीक है, इसका मतलब होगा अपरिग्रह, का मतलब होता है संपत्ति ग्रहित, मतलब कि संग्रह ना करना, यानी कि इकट्ठा नहीं करना है, उसको चलने देना है, ताकि दूसरों को भी उससे फायदा हो। आप इकट्ठा करके, जैसे ब्लैक मनी देखते हैं, आप इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो देखिए ये लोग अपरिग्रह जो है, जैन धर्मों ने ब्लैक धन को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि ब्लैक धन क्या होता है, यही ना होता है कि आप यूज में नहीं ला रहे हैं, उसको जाके कहीं पे भी छुपा के रख दिए हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि संपत्ति का संग्रह ना करें, ये जैन धर्म जो है बताता है कि संपत्ति अर्जित ना करें। ठीक है, इनके अब देखिए, अब ये क्या कह रही थी कि मैं पार्श्वनाथ ने कितने दिए, तो 4 महाव्रत दिए। अब 5वां जो है ना महावीर जी ने दिया था, 5वां महाव्रत आपको महावीर जी ने दिया था, वो क्या दिया था, तो ब्रह्मचर्य दिया था। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि 5वां महाव्रत जो है किसने दिया और क्या दिया था, तो ब्रह्मचर्य दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए, कुछ चीजें जो है और पूछी जाती हैं, जैसे कि जैन धर्म से जो है कुछ सिद्धांत है वो पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, तो जो इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। जैसे कि देखेंगे अनुव्रत सिद्धांत, है ना, अनुव्रत सिद्धांत, ये किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। या ये स्केल कर देती हूँ, या यापनीय संप्रदाय किससे कनेक्टेड है, तो ये भी याद रखना है आपको कि जैन धर्म से कनेक्टेड है। ओके, अगला देख लेंगे हम, जैसे कि स्यादवाद, है ना, स्यादवाद,
स्यादवाद सिद्धांत किससे कनेक्टेड है? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, जैन धर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे कि देखेंगे अनेकांतवाद। ठीक है, तो ये भी जैन धर्म से ही जो है रिलेटेड है। कौन सा? तो अनेकांतवाद। अब ये सब वर्ड है ना आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये सब कभी भी एग्जाम में घूमते फिरते क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जैसे अनेकांतवाद जो है आपका किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि एक कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि कौशाम्बी जो है ना ये जैन धर्म और आपको बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पे दोनों के जो है आपको तीर्थ देखने को मिल जाएंगे, है ना, जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म। तो ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे कि आपका कुछ और भी क्या फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कल्प सूत्र है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कल्प सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र जो है ये क्या है? तो जैन ग्रंथ है। ठीक है, कल्प सूत्र से क्या समझते हैं, ये क्या है? तो ध्यान रखना है ये जैन ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की है? तो ये याद रखिएगा भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। अब देखिए भद्रबाहु आया तो यहाँ से थोड़ा सा और भी देखते चलते हैं कि जैसे देखेंगे जैन धर्म जो है ना बाद में क्या होता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये भी वर्ड पूछा जाए कि किस धर्म से रिलेटेड है, श्वेतांबर और आपका दिगंबर, है ना, दिगंबर, दिगंबर, ये वर्ड किससे कनेक्टेड है? तो देखिए जैन धर्म जो था ना दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसके जो है उसको कहा जाता है श्वेतांबर और दिगंबर, यानी कि जो अनुयायी होंगे ना उनको नाम पुकारा गया। तो ये श्वेतांबर जो है ना, तो 100 से श्वेतांबर और 100 से स्थूल भद्र, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्थूल भद्र के जो अनुयायी होंगे ना उनको हम कहेंगे श्वेतांबर, और जो आपके भद्रबाहु के जो होंगे ना जिन्होंने कल्प सूत्र लिखा था उनके भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहेंगे हम? तो उनको कहेंगे दिगंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछने को देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी, वो भी देखने को मिल जाता है। तो पहली संगति जो आप देखेंगे कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा 300, बौद्ध धर्म का भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म अगर आया तो देख लेंगे वहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका जैन धर्म है, इनकी जो है प्रथम संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, जो कि बिहार है ना, पटना या पाटलिपुत्र लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि पटना को पाटलिपुत्र, कुसुमपुर आपका, उसके बाद पटना, ये सब नामों के जो है कशीमाबाद, है ना, इस नामों से जो है बुलाया जाता है। कसीमा नहीं, अजीमाबाद, है ना, इस नामों से बुलाया जाता है। तो पटना या पाटलिपुत्र मिले तो वही है, और ये कहाँ है? बिहार में है, बिहार की राजधानी भी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो पहला संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा उस समय जो अध्यक्ष थे श्वेतांबर, जिनके अनुयायी कहलाए वो स्थूल भद्र थे, उन वही अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व, कहाँ? तो पाटलिपुत्र बिहार, उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो आपके स्थूल भद्र रहे। वहीं पे अब पहला दिया है तो 2 संगतियां हुई थी, तो दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा सेकंड संगति जो हुआ था आपको 512 ईसा पूर्व, है ना, 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में हुआ था, बल्लभी गुजरात, ये भी याद रखना है आपको। अब इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे क्षमा श्रवण। ये कुछ फैक्ट है आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म से ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जैसे देखेंगे त्रिरत्न वर्ड पूछ लिया जाता है ना, कि त्रिरत्न किससे जो है आपका किस धर्म का संबंधित है? तो याद रखिएगा त्रिरत्न जो है आपका इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान आपका, उसके बाद सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन भी हो जाता है, एक दर्शन और एक सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीनों जो है इनके त्रिरत्न हैं। तो ये भी प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। तो जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो सूजनी देखिए क्या होता है ना, कि कपड़े पे जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं जरूरी नहीं है लेकिन बिहार में महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, कपड़े पे ना धागों से जो है कढ़ाई करती हैं, जो कि आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि देखेंगे कोई ढोल बजा रहा होगा, कोई डांस कर रहा होगा, इस टाइप के जो है पारंपरिक चित्र जो है दर्शाए जाते हैं, उसको सूजनी कहा जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का जो आपको कढ़ाई है। ठीक है, सजाना से याद रख लीजिएगा कि कढ़ाई है। देखिए ये 2003 में पूछा गया था, सॉरी 2023 में।
तो वही चीज़ आगे जो है दिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं कुछ भी खास दिया हो तो। अब ये किस पे बनता है, तो साड़ियों पे बनेगा, धोतियों पे बनेगा, है ना। प्राचीन काल में रजाई बनाने का भी रूप एक माना जाता था इसे। अब इसका जो वो दिया है, बस इतना याद रखिएगा कि कपड़ों पर जो है सरल टांके लगाए जाते हैं, ठीक है, डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक कौन था, तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक था ये, ठीक है, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। तो किसने किया था ये भी आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट अकबर जो था उसने निर्वासित किया था बिहार में। तो ये कहाँ पे दफन है, तो ध्यान रखिएगा ये नालंदा में दफन है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपके यूसुफ शाह चक जो है कौन था, तो वो पूछ सकता है। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन से भी जो है आपके डबल क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार अभी बीपीएससी के एग्जाम में मैंने देखा कि कई क्वेश्चन से बीपीएससी के जो है क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो इसका आंसर आपने देख लिया कि नालंदा में है। अब वहीं पे देखिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जो थे, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु जो है 1592 ईस्वी में हो जाती है, निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफना दिया गया, ठीक है। अगला दिया है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली, और भारत में भी कौन आया था, तो पुर्तगाली, ठीक है। मतलब बिहार में भी पहले कौन आए थे, तो आपके पुर्तगाली ही आए थे। अब यही यहाँ पे बस और कुछ नहीं दिया है कि पटना के बाद जो है यहाँ पे है, मतलब वही बस दिया हुआ, उसके आगे कुछ नहीं खास है इसमें, है ना। अच्छा, डच जो थे, जैसे कि देखेंगे आप फैक्ट्री की स्थापना की, इनकी रुचि किसमें थी, तो सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि में जो है संबंधित व्यापार ये किया करते थे। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। अफीम और सोरा के लिए कौन सा जो है उस समय प्रांत जाना जाता था, तो बिहार प्रांत था वो। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो स्वामी सहजानंद से ही हौ से निकाल लीजिएगा हुंकार, ठीक है। अगर याद ना रहे तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि हुंकार उनके वर्ड में भी मिल रहा है नाम में, स्वामी सहजानंद, तो हौ से निकालना है आपको हुंकार। साथ में देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है, तो ये हो गए आपके सहजानंद, है ना। अभी रुकिए आगे मैं ये देख लेती हूँ, बता देती हूँ, उसके बाद एक फैक्ट बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछे गए थे अभी, जैसे कि देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। तो अब ये पूछा जाए कि भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। पहली यहाँ पे क्वेश्चन क्या याद रखनी है आपको कि भारत के किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो स्वामी सहजानंद। दूसरी ये देखना है कि देखिए ये क्या क्या थे, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार, किसान के नेता कौन थे, किनकी बात की जा रही है, तो स्वामी सहजानंद की बात की जा रही है, ठीक है। अब स्वामी सहजानंद को देखेंगे, आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे ये। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो ध्यान रखिएगा, हुंकार नामक पत्रिका किसने संपादित या प्रकाशन किया था, तो उन्होंने ये किए थे स्वामी सहजानंद। अब एक देखिए प्रश्न पूछा गया था, क्या किया गया था कि हुंकार लिख दिया, मतलब बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था अभी टीचर के, कि हुंकार पत्रिका जो है उससे संबंधित है, तो हुंकार पत्रिका से संबंधित वर्ड यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें जैसे कि देखेंगे एक नाम ऑप्शन में दिया गया था यमुना कारजी और आपके राहुल संकृत्यान, ठीक है, राहुल सांकृत्यान, तो ये दोनों भी संबंधित थे। साथ में आपके सच्चिदानंद सहजानंद सरस्वती तो हो ही गए, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यान, यमुना कारजी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है हुंकार पत्रिका से संबंधित थे। और ऐसे बस पूछा गया है जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, तो कौन सी पत्रिका हो जाएगी उनका, तो हुंकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही संपादित किया था। और संबंधित कौन कौन, तो यमुना कारजी और आपके राहुल सांकृत्यान और आपके स्वामी सहजानंद तो खुद हो ही गए। तो ये वर्ड मतलब याद रखिएगा ये क्वेश्चन, और नाम दोनों याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न ऐसे बने,
क्योंकि अब पूछा गया है वैसा प्रश्न तो हो सकता है बन जाए। अगला दिया है दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये हो जाएंगे आपको दशेर से याद, यहाँ पे देख ही रहे हैं इनके नाम में भी दिख रहा है, तो उससे याद रख लीजिएगा कि दशेर कथा पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो ये लिखे थे आपके साखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस यही चीज़ दिया है, बाकी आगे कुछ नहीं दिया है। और इसका प्रकाशन देखिए, अब जैसे कि अभी पूछ दिया गया था कि आपको आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी आप लोग देखते अब चलिएगा कि इन्होंने जो प्रकाशन किया था ये बुक कब किया था, तो 1904 में किया था। ठीक है, ये क्या था, तो लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है आपकी। ठीक है, दशेर कथा यानी कि देश की बात, दशेर का कथा का मतलब क्या हुआ, देश की बात। और ये देखिए क्रांतिकारी और आपके लेखक थे। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट को आप लोग देखते चलना है कि एटलीस्ट बन जाए एग्जाम में, तो बन जाए। अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो ये हो जाएंगे मुरली मोहन प्रसाद। ये मनोहर होना चाहिए था लेकिन मोहन दिया गया था बीपीएससी के एग्जाम में, आगे हम देखेंगे इसका डिटेल में दिया होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं कि सर्च लाइट यानी कि लाइट जानते होंगे, लाइट कहते थे पहले, मतलब यूज किया जाता है, जैसे बटन दबाते हैं और वो ऐसा रहता है ना, एक टॉर्च आता था पहले, है ना, ऐसा टॉर्च, यहाँ पे बटन रहता था, उसको दबाते थे तो प्रकाश निकलता था, है ना, उसको लाइट कहते हैं ना, टॉर्च कहते हैं, टॉर्च, है ना। तो उससे याद रखिएगा कि सर्च लाइट, आपको कुछ सर्च करना है तो किसी के भी प्रकाश मतलब जलाओगे तो क्या होगा, किसी के भी मुंह पे पड़ेगा, है ना। तो ऐसे याद रखना, मुंह पे मरली मतलब कि तू मुंह पे मार देली प्रकाश, ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद, क्योंकि ये क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए इनका नाम जो है पूरा सही क्या है, तो मुरली मनोहर प्रसाद है। ओके, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, और मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, मुरली मनोहर। और सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1918 में, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो हैदर हुसैन, सैयद हैदर हुसैन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये दीप नारायण हो जाएंगे। ठीक है, दीप नारायण सिंह। और ये कब हुआ था ये भी देख लेते हैं अभी डिटेल में। जैसे कि देखेंगे आप, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल के बीच 1909 को हुआ था। कहाँ पे, तो भागलपुर में संपन्न हुआ। ये भी याद रखना है कि आपका दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो 1909 में, अप्रैल 1909 में। डेट याद रखना हो तो भी रख लीजिएगा, 9-10 अप्रैल 1909 में। उसके बाद कहाँ पे संपन्न होता है ये, तो भागलपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन है ये भी याद रखना है आपको, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। ठीक है, अधिवेशन में जी.के. गोखले की विशेष उपस्थिति थी। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की उपस्थिति विशेष आप किस अधिवेशन में देखेंगे बिहार प्रांतीय कांग्रेस के, तो पहली या दूसरी, तो दूसरी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा अब दूसरी दिया है तो पहली कब हुई थी, तो ये भी चलिए देखते चलते हैं। पहली देखेंगे वो भी अप्रैल में ही हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1908 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि पहली आपकी बिहार प्रांतीय कांग्रेस की अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था, तो अप्रैल 1908 पटना में हुआ था। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष भी याद रख लीजिएगा, अली इमाम, है ना। ये कई बार एग्जाम में अली इमाम के बारे में तो पूछा ही गया है कि दूसरे अधिवेशन के जो थे वो अध्यक्ष कौन थे, तो अली इमाम थे। ओके, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन से तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था ना, वो कहाँ पे हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। ओके, और ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो 16वां नंबर का था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वहीं पे दिया है, आगे कुछ इसमें डिटेल नहीं दिया है। ठीक है, 1921 याद रखना है, हजारीबाग। और ये कौन सा नंबर था, 16वां अधिवेशन, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई।
किसके द्वारा की गई? तो सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा की गई। ठीक है, अब सीलन से ही थोड़ा सा आप लोग सन्याल बना लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की संगठन मतलब की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यही आगे चीजें दिया गया है ना। और ये क्या था, इस समिति का उद्देश्य एक्चुअली ये था कि संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इन्होंने किसको अपनाया? तो हिंसात्मक क्रिया को जो है ये अपनाते हैं। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। अच्छा, सचिंद्र नाथ सन्याल से है ना एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल ही जो है इसके लेखक है, बंदी जीवन के। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, अभी के देखे ही हम, भारत के जो है किसान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। और ये कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब ये भी याद रखना है आपको कि 1929 में किसान सभा आंदोलन का जो है आरंभ हुआ था, किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे दिया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के, सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, बिहार का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, सोनपुर मेले के दौरान किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और श्री कृष्ण जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको जो है सचिव बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार और पढ़ दूं क्या इसके? देखिए, स्वामी सरस्वती सहजानंद जो थे ये अध्यक्ष बने और आपके श्री कृष्ण क्या बनते हैं? सचिव बनते हैं। और श्री कृष्ण के बारे में आपको 2 फैक्ट याद रखना है कि पहले ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और इनको किस नाम से बुलाया जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पंजाब केसरी है वैसे ही इनको भी बिहार केसरी के नाम से बुलाया जाता है। और बिहार विभूति के नाम से किसको बुलाया जाता है? तो अनुग्रह नारायण को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण को क्या बुलाते हैं? ध्यान रखिएगा, इनको बुलाते हैं बिहार विभूति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंडिंग में है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, लगातार 2 बार बने। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद की बुक है। अच्छा, एक और बुक इनकी पूछी जाती है, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड लिखा है आपके राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद की कुछ और बुक्स हैं जो गांधी जी के बारे में है, तो आप लोग याद रखिएगा, कई क्या पता एग्जाम में पूछ दिया जाए, है ना। जैसे कि देखेंगे गांधी जी की देन, ये भी किसकी बुक है? तो ये आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। इनके साथ देखेंगे एक और बुक इन्होंने लिखी है, जैसे कि बापू के कदमों में बाबू, ये भी किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा है। ठीक है, और इंडिया डिवाइडेड याद हो ही गया। एक और लिखा है इन्होंने बुक, जैसे कि देखेंगे आप सत्याग्रह एट चंपारण, है ना, सत्याग्रह एट चंपारण जो 1917 में हुआ था ना, उस पर इन्होंने लिखा है चंपारण। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी बुक किसकी है? सत्याग्रह एट चंपारण भी बुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और कौन सी हो गई थी आपकी? गांधी जी की देन हो गई, इंडिया डिवाइडेड हो गई, बापू के कदमों में बाबू हो गई। ठीक है, अच्छा इंडिया डिवाइडेड क्वेश्चन जो है ना, देखिए ऐसे पूछा जाए कि इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है, तो वो राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। लेकिन पूछ दे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तब आपके राइटर जो है चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तब ये राइटर, इस बुक के राइटर कौन हो जाएंगे? रफीक जकारिया। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पीसीएस में पूछा गया, बिहार में पूछा गया कि नहीं पता नहीं, लेकिन और पीसीएस में पूछा गया है, रफीक जकारिया हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप लोग याद रखिएगा कि जब पूछा जाए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो कौन हो जाएंगे आपके? रफीक जकारिया। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको पादरी की हवेली। तो ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है। आप देखेंगे बिहार में क्रिश्चियन की भी जो है संकेंद्रण देखने को मिलती है ना, तो पादरी की हवेली। अब देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है कि पादरी की हवेली है जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आप पूछे कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है और लिख दे आपको सेंट मैरी चर्च। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि सेंट मैरी चर्च को ही पादरी की हवेली कहा जाता है। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है जो कि इसका निर्माण 1713 ईस्वी में पटना में किया गया। तो ये पादरी की हवेली पौसे पादरी या पौसे पटना है ना, इसे याद रख लीजिएगा, और 1713 में किया गया था। ठीक है, अच्छा केरल में कौन सा चर्च है ये जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट, यानी कि महापाषाणिक मेगालिथिक यही होता है, लिथो मतलब पत्थर है ना, और महान पत्थर यानी कि महापाषाणिक स्थान। ठीक है, तो मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो ये कैमूर हो जाएगा, ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ से बस इसमें ये याद रखना है कि 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापाषाणिक संस्कृति स्थल वाला राज्य है। ठीक है, तो बिहार में भी महापाषाणिक संस्कृति पाई जाती है, देखने को मिलती है। ठीक है, और महापाषाणिक स्थल जो है उसको स्थान या जो भी है महापाषाणिक को मेगालिथिक के नाम से भी जानते हैं। अब अगला दिया है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आपको स्वामी विद्यानंद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान की बात की जा रही है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था है ना, उस समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। और आप जानते ही असहयोग आंदोलन गांधी जी और 1920-22 के दौरान जो है हुआ था ये। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे दिया है कि विशेषकर उत्तर बिहार में कई जिलों में खासकर राज्य के दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपना अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया था मुंगेर में। ठीक है, किसान सभा मुंगेर वाली जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1922-23 में की गई थी। इसमें देखेंगे श्री कृष्ण भी हो जाएंगे आपके, और आपके हो जाएंगे मोहम्मद जुबैर भी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन देखेंगे आप शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना की थी। ठीक है, 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा का जो है स्थापना किया और इसके अध्यक्ष भी बने प्रथम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1929 में की गई। उसके अध्यक्ष कौन थे पहले? तो वो हो जाएंगे आपको स्वामी सहजानंद ही। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन आ भी गया कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 1929। अब वही चीज दिया है तो इसमें खास कुछ है नहीं। अब बस आगे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार देखेंगे आप, जो विस्तार है यानी कि वहां तक फैला, बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। तो ये पूछा जाए कि बिहार किसान आंदोलन के समय जो है किसका किसका सहयोग मिला, तो ऑप्शन में ये नाम मिल सकते हैं देखने को, तो आप लोग याद रखिएगा कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, ये क्या थे? वामपंथी नेता थे। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन से बिहार का या के किसान नेता थे? तो स्वामी सहजानंद तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे कि भारत किसान के तो जनक ही कहे जाते हैं ये। ठीक है, दूसरे नंबर पे अभी देखा ही हमने कि ये स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने भी किसान को जो है नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के समय, है ना। तो ये तो हो ही जाएंगे, सरदार पटेल नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल ज्यादा जाने जाते हैं 1928 बारडोली सत्याग्रह के लिए। ठीक है, और सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वहाँ की महिलाओं ने दी थी और गांधी जी ने उन्हें पहली बार मतलब कि सरदार कह के बुलाया था।
अब देखिए दिया है क्वेश्चन में बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, यही सब दिया है आगे, तो इसका डिटेल देखने का कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए प्रश्न है बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ, तो वही बिहार प्रांतीय कहिए या प्रोविंशियल कहिए, प्रोविंशियल का हिंदी क्या होता है, प्रांत, तो वही हो जाएगा 1929। सच्चिदानंद आपके स्वामी सहजानंद, सॉरी सच्चिदानंद बार बार दिमाग में आता है, स्वामी सहजानंद, ठीक है। सच्चिदानंद तो आपके 9 दिसंबर 1946 के पहले बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे विधानसभा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में हमने देखा ही उन्होंने स्वामी सहजानंद ने आपने स्थापित किया और इसके अध्यक्ष भी वही बने थे। अगला दिया है बिहार में स्वराज दल की गठन जो है किसने किया था, तो ये देखिए बिहार की बात की जा रही है, स्वराज दल 1933 वाला जो है उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बिहार की बात की जा रही है, ठीक है। तो बिहार में देखेंगे आप श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है, बिहार के श्री कृष्ण ने किया था। और देखिए यहाँ पे दिया है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि देखेंगे चौरा चौरी का कांड हुआ था ना, तो उससे क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना, उस जबकि उन्होंने कहा था 1 साल में हम आज़ादी दिला देंगे, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी हिमालय जैसी भूल हो गई और उन्होंने पीछे हट गए वो, ठीक है। तो क्या हुआ कि CR दास और आपके चित्तरंजन दास ये और मोतीलाल नेहरू ने जो है थोड़ा सा वो गुस्से में आ गए और उन्होंने जस्ट देखेंगे 1922 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी का कांड होता है और महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने हिमालय जैसी भूल की है और मैं इससे पीछे हटता हूं, और आप देखेंगे अगले ही वो में जनवरी 1923 में ही CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपना एक स्वराज पार्टी बना लिया, है ना, जिसको स्वराज पार्टी कहा गया, ठीक है। तो CR दास इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू को इसके महासचिव बना दिए गए थे। और वहीं पे देखेंगे बिहार में, तो बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया जिसके नेता कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। श्री कृष्ण नेता एक मतलब जो थे वो अच्छे नेता थे, मतलब अच्छी एक व्यक्तित्व था, नाम अच्छा था उनका, मतलब पावर था। अगला देखेंगे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो ये तो एग्जाम में कहीं भी घूमते फिरते कहीं भी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पटना, प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना, है ना। चलिए अब इसका डिटेल तो याद करना ही पड़ेगा। दिया है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो R मधोलकर करेंगे, यानी कि रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, ठीक है। इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को। वही जो है आपके बनते हैं बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें महासचिव बनते हैं ये, ठीक है। तथा मौलाना मजरूल हक जो है स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो मजहरुल हक का जो है एक बुक का पूछा जाता है बार बार, आपका मदरलैंड, है ना, तो इनका भी नाम याद रखिएगा थोड़ा सा कि ये क्या थे, स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, शायद मेरे ख्याल से पूछा गया है एग्जाम में, ये तो आगे मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठित कब हुई थी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है आपका गठित हुआ था 1931 में, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया एग्जाम में। तो वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अच्छा ये नाम भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, इनके नाम दे दिए गए थे, ठीक है, ऑप्शन में। तो ये भी याद रखना है आपको कि 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यान, अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका भी यही नाम थे दोनों, है ना, ऑप्शन में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। अब इनके साथ नाम भी आपको याद रखना है, तो एक बार और प्रश्न पढ़ देती हूँ, इसका जो आपका डिटेल है, ठीक है, आपको याद रखना ही है। तो वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यान तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। उनके साथ और भी सदस्य थे, जैसे कि देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह जो थे उनके सदस्य भी थे।
चलिए अगला देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो अभी पीछे प्रश्न पूछा गया, फिर अभी आगे पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, वह भी प्रश्न पूछा ही गया था। दूसरा इसका क्या है, तो किसने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। आपने उपयुक्त देख ही लिया यहाँ पे, है ना, देखिए इसमें है ये फूलन प्रसाद वर्मा। सोशलिस्ट मतलब वही होता है ना समाजवादी, हिंदी में दे दिया है उसको थोड़ा सा चेंज करके। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन क्या किया, किसने कब हुआ था? तो वही हो गया 1931। अगला प्रश्न है 1931 में, अब देखिए यहाँ पे फिर प्रश्न पूछ दिया गया है ना। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण आपके सचिव थे, ठीक है। अगला देखिए इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं, ऐसे ही एक जब भी पढ़िए तो डिटेल पढ़िए। बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि 1931 वाला जो है किन्होंने किया था? तो अब यहाँ पे देखेंगे दो नाम ऐड कर दिए गए, जैसे सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, और फूलन प्रसाद वर्मा पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब उसको क्या किया गया, मर्ज करके ऑप्शन में डाल दिया गया। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 को दिमाग में घुमाते रहना है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला दिया है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये लोकमान्य की उपाधि दी गई थी आप लोगों को। सॉरी लोकमान्य नहीं, लोकमान्य तो तिलक है ना, लोकनायक। सॉरी मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ दूंगी कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकमान्य तो आपके हो जाएंगे तिलक। चलिए देख लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली, ये भी दो नाम जो है बहुत बड़े नाम है, ठीक है, के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ठीक है। इनको जो है मरणोपरांत 1999 में यानी कि 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका कि लोकनायक के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन्होंने अपनी अहम भूमिका कब दिखाई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निभाई थी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 5 जून 1974 को, ठीक है। ये भी याद रखना है, सन भी याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पे किया था? तो पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण यानी कि लोकनायक के द्वारा किया गया था। अब और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत रत्न जो है आपको जयप्रकाश को कब मिला? तो मरणोपरांत, ये भी याद रखना है वर्ड, मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न से जो है पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा वो रत्न माना जाता है ना, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जा सकता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा, हाँ तो वही क्वेश्चन ही पूछा है, रश्मि कुमारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है ये, ठीक है। तो रश्मि कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो देख लिए कैरम से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास है आगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल पूछेगा ही साथ में, अभी का भी पूछेगा। तो एक प्रश्न है अभी पूछा गया एग्जाम में, अगर मिलेगा तो वहां पे हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले प्रथम राज्यपाल पूछा, देखिए स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे ही पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तब हो जाएंगे सर जेम्स डेविड सिम्पटन, ठीक है। प्रसन्ना सिन्हा और आपको एक और नाम मिलता है जो स्वतंत्रता के बाद थे, दौलत राम ये कुछ करके हैं। तो ये नाम जो है तीनों में अंतर जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो ये हो जाएंगे सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है। शिफ्ट कर दीजिएगा इनको ऐसा करके, सर जेम्स डेविड सिफ्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार उड़ीसा के राज्यपाल रहे, क्योंकि बिहार उड़ीसा उस समय तक संयुक्त था, 1936 में अलग होता है ना। फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे, और उसके बाद क्या हुआ, 1936 से बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, तब ये बिहार के सिर्फ रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे, ओके।
अब ये थोड़ा सा लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए दिया है, उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट राज्यपाल बने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म कहाँ पे बिहार के हुआ था? तो भागलपुर के ये थे। ठीक है, अभी भी याद रखना है, ये स्टैटिक प्रश्न है ना कि करंट है ये। तो कुमुदलाल गांगुली कहाँ के हैं? तो ये भागलपुर के थे, और ये इनको जो है मंचीय नाम यानी कि मंच पे जब ये अभिनय करते हैं तो उसमें कहाँ बुलाया जाता है? तो अशोक कुमार के नाम से। ठीक है, ये भागलपुर में ही जन्म हुआ था इनका, इनकी मृत्यु 2001 में हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? अब ये तो याद नहीं रखेंगे तो ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बिहार के जो ऋतिक आनंद है ना, वो किस खेल से संबंधित है? तो डेफ बैडमिंटन से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, जगजीवन राम आगे चल के वित्त मंत्री बनते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे दिया है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, 9, 2, 11 ऐसे करके याद रखिएगा कि 9 को आपके सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को आपको राजेंद्र प्रसाद जो है बनते हैं अस्थायी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिहार से संविधान सभा के लिए लगभग 36, यानी कि अब ये भी याद रखिएगा कि 36 सदस्य जो है लगभग चुने गए थे, जिसमें कि देखेंगे आप अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्यामानंदन सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि जो है प्रमुख थे। तो जो बड़े नाम है वो दे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, संविधान सभा के लिए जो है क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया था। ठीक है, दूसरी चुनाव ये थी, प्रथम तो 1937 में हुई थी, लेकिन यही प्रश्न पूछा गया था जुलाई 1946 वाला। चलिए अगला प्रश्न है, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो बिहार हेराल्ड किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ध्यान रखना है, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1872 में बिहार हेराल्ड। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया गया था। अब अगला दिया है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इसका तो डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है किया गया था। अब याद रखना होगा डेट, तो याद रखिएगा, नहीं देख लीजिए, 1937 में ही है। इसके बाद श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। तो पहला कौन थे आपके? तो मोहम्मद यूनुस, और दूसरे आपके कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, इनका नेतृत्व देखेंगे 1937 से 1939 तक रहता है। तो दूसरा भी नाम याद रखिएगा, जैसे कि आजकल पूछ दिया जा रहा है, ये श्री कृष्ण हो गए, दूसरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। जैसे आप देखेंगे बिहार कांग्रेस से कई बार पूछ दिया गया है कि जो आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, दूसरे अब कौन थे, ये भी पूछा गया है। वैसे ही देखेंगे आप सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के, जैसे कि पहले आपके वो राजीव गांधी, दूसरे नंबर पे आपके विनोबा भाभी जो है आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले अनुग्राही थे। दूसरे कौन थे? तो राजीव गांधी, और तीसरे ब्रह्मदत्त, वो भी पूछ दिया गया था एग्जाम में। ठीक है, तो दूसरे भी याद रखिएगा कि ये बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? पहले मोहम्मद यूनुस, और दूसरा श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, अच्छा, मैंने वो जो बताया उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ना, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही। अब क्या कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे जो है आपको डिटेल कर रही। कौन हो जाएंगे? तो पहले हो जाएंगे विनोबा भावे, 1940 का सन ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे। ठीक है, दूसरे हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हो जाएंगे आपको, तीसरे यहां लिख देती हूं, ब्रह्मदत्त। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे वही चीजें दिया गया है, पहला प्रश्न पूछा गया, सॉरी। अब अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रकाश की जो अपनी ओपिनियन थी उसके तहत पाकिस्तान का जन्मदाता कौन था? तो वो हो जाएंगे आपको लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब लॉर्ड मिंटो को इन्होंने क्यों माना? क्योंकि पृथक निर्वाचन वगैरह आया था ना, इसलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, ये नाम याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। क्यों माना? क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1919 में के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की। यानी कहीं ना कहीं बीज तो वो ही दिया था इसने, है ना। उसके बाद देखेंगे मार्ले मिंटो के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस अधिनियम परिषद एक्ट को। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद जो है बहुत अच्छे जो है आपके एनालाइस्ट कहलाएंगे, मतलब कि किसी चीज़ों को जो है एनालाइज करने की शक्ति उनमें अच्छी थी। ठीक है, ऐसे ही नहीं राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इसमें से हो जाएगा आपको ई ऑप्शन आंसर होगा। अब कब किया गया था तो थोड़ा सा देखते चलते हैं। तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। गांधी मैदान तो सब जानते होंगे स्टूडेंट जो भी पटना में रहते होंगे, है ना। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम क्या था? तो पटना लॉन। जो गांधी मैदान है उसी का नाम पटना लॉन हुआ करता था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुआ था। यहाँ स्मारक के तौर पे महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा जो है वर्ष 2013 में स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वो 2013 में स्थापित की गई। कितनी हाइट की? तो 70 मीटर की हाइट की। ठीक है, और महात्मा गांधी का है भी वहां पे जो है मूर्ति आप देखने को मिल जाएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। तो पहले पटना लॉन के नाम से चला जाता था। अब गांधी जी को पता ही है कि कर्म भूमि क्या है? बिहार है। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम जो है उस पटना लॉन का नाम क्या रख दिया गया? गांधी मैदान। ठीक है, अच्छा, आयोग ने जो है डी आंसर दिया था। तो क्यों दिया था? भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे, जबकि वो आपके 2013 में बनाया गया, पटना लॉन का नाम चेंज किया गया गांधी। अच्छा देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है बीपीएससी ने माना है भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, जबकि घटना चक्र जो है अपना एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे चुका है यहाँ पे, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 55 थी, है ना। अब देखिए, झारखंड का पूछ दिया जाता है कि कितने जिलों के साथ झारखंड जो है बना था। तो वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को आपको 18 जिलों के साथ जो है झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले जो है उस समय बच जाते हैं। वर्तमान में बिहार के कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, है ना। 37 बचा था और एक बस बड़ा है आपका जो नवनिर्मित है अरवल। अगला दिया है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था प्रांतीय राजधानी? तो शेर शाह सूरी ने। और एक ऐसा पहला शासक, बिहारी शासक जिसने दिल्ली पे शासन किया, शेर शाह सूरी। ठीक है, अब इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे अपन। तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब नामे थे उस समय प्राचीन नाम में। ठीक है, जिसे मगध की सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। ठीक है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र या पटना को अपनी राजधानी बनाया। पटना का संस्थापक किसे कहा जाता है? उदयन को कहा जाता है। ठीक है, 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों यानी कि मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही है। एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि आपको गंगा नदी के जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको किस नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, जैसे कि देखेंगे बिहार ऐसा है ना, ऐसा ही कुछ है। तो बिहार के बीचों बीच से जो है अपनी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी के दक्षिणी वाले क्षेत्र में देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मगध है ना,
तो दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से बुलाया जाता था? मगध के नाम से, ठीक है। यहाँ पे अंग था, ठीक है, तो उसको क्या हुआ था, बाद में मगध में ही सम्मिलित कर दिया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, मगध कहा जाता था गंगा के दक्षिणी पार्ट को। ऊपर वाला तो वज्जी आप लोग जानते ही होंगे, जिसका एक वैशाली जो था आपका लिच्छवी, आपका वो बहुत फेमस रहा है, वज्जी जनपद का एक जन था लिच्छवी, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आगे चल के गणतंत्रता के लिए जाना जाता है वो, तो वो आगे मिलेगा तो हम देखेंगे उसको, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये भी याद रखना है आपको कि बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है वो किसकी सहायता से बनाया गया? तो वो बनाया गया है आपके जापानियों की सहायता से, ठीक है, जापानियों ने ही विश्व शांति निर्माण करवाया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर में है ये, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेल जरूर देखेंगे हम लोग। तो राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप, यानी कि रत्नागिरी पर्वत भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो र से राजगीर और र से रत्नागिरी का निर्माण योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदास्तु फुजी द्वारा कर बनाई गई थी। अब ये नाम थोड़ा सा एक बार नॉलेज में रखिएगा, कभी आ जाए तो हो जाएगा, कि भिक्षु निचिदास्तु फुजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। वह जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। हाइट कितनी है, तो 120 फीट है, और ये विश्व शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये विश्व का वो सबसे ऊंचा स्तूप भी कहा जाता है ये। अच्छा, आप लोग ये चीज देखिएगा यहाँ पे केसरिया स्तूप के बारे में, ठीक है। केसरिया स्तूप कहाँ पे है आपका? केसरिया स्तूप आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि देखेंगे आप सबसे ऊंची और सबसे ऊंचे पे स्तूप क्या बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। अच्छा, मोतिहारी में याद रखिएगा अभी जो है क्वेश्चन करंट अफेयर में भी बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर कौन सी बन रही है? तो विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रही है? पूर्वी चंपारण मोतिहारी में रामायण मंदिर। ये याद रखिएगा, करंट अफेयर में हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो 1912 में बंगाल से अलग होकर नए राज्य बिहार का गठन किया जाता है। बिहार राज्य गठन के 4 वर्ष उपरांत यानी कि 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय के गठन किया गया। तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का जो है गठन किया जाता है, जबकि 26 फरवरी 2016 को गजट में पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया था। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय, वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के रनाड़े महात्मा बुद्ध के कौन थे? तो अलार कलाम। ऐसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा के गुरु जो थे उनका नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह कब से कब किया था? तो 1899 से 1900 के बीच में किया था, और उसका नेतृत्व भी हुआ था इनके द्वारा ही। उनका जन्म जो है 1875 उलिहातू गाँव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है कहाँ पे हुई थी? चाईबासा में, ठीक है। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर, अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो बिरसा मुंडा थे ना, वो जर्मन धर्म के प्रचारक थे ना, उनके से प्रभावित हुए थे, ठीक है। ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत ना हुई, मतलब कि इच्छाओं की जो कड़ी थी वो शांत नहीं हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। बाद में वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित था, और देखेंगे 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोंगो देवी देवता की जगह, जो वह पूजा किया जाता था, उनकी जगह वो किसको लाते हैं? तो सिंह बोंगा, एक देवता उसका मतलब होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे बोंगा कर दिया उन्होंने। अब बोंगो मतलब क्या हुआ, बहुवचन में तो देवी देवता आ गए, और उन्होंने सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। धरती आबा भी कहते थे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत से बिरसा मुंडा के और फैक्ट हैं, अब यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी अपन। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार में जो चिरांद है ना, वो किस पुरास्थल से मतलब संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति से। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो बिहार के सारण जिले में, तो चिरांद आपका कहाँ पड़ता है, सारण जिले में। पूरा स्थल नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बनाए गए थे, है ना। 1962-63 में प्रोफेसर BK सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। तो सारण जिले में जो चिरांद नामक पूरा स्थल है, जो नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, उसका जो है उत्खनन किसने करवाया था 1962 से 63 के बीच में, तो प्रोफेसर BK सिन्हा ने। ठीक है, BK सिन्हा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है नवपाषाणिक संस्कृति से, तो बिहार में और भी चीजें जगह जो है स्थल वो नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो उसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे पहले तो चिरांद देख ही लिया आपने, सारण जिला। ठीक है, उसके बाद चिरांद से लिखिएगा फिर चेचर। ठीक है, चेचर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वैशाली। ठीक है, ये भी किसका है, तो नवपाषाणिक संस्कृति से ही मिलता जुलता है ये। ठीक है, मतलब मिलता है। अगला देखेंगे हम कौन सा पूछा जाता है, तो ताराडी। ताराडी आपका क्या है, तो ये गया में है। ठीक है, ये भी इसी से संबंधित है, नवपाषाणिक से। उसके बाद देखिए मनेर बहुत फेमस है ना। तो मनेर कहाँ पे है, तो पटना। मनेर पटना भी किससे संबंधित है, तो आपका नवपाषाणिक संस्कृति से जो है संबंधित है। तो चेचर हो ही गया, ताराडी हो ही गया आपका, मनेर हो ही गया। एक सेनुआर है। ठीक है, सेनुआर। अब ये सेनुआर कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में। ठीक है, ये सभी जो है आपके नवपाषाणिक संस्कृति से जो है संबंधित है। और ध्यान रखिएगा ये जितने दिए गए हैं ना, वो ताम्रपाषाणिक से भी युग से भी जो है संबंधित रहते हैं, ये जो दिए गए हैं। ठीक है, इनकी खासियत है कि ताम्रपाषाण युग से भी ये संबंधित है और नवपाषाणिक युग से भी ये संबंधित है। ओके, चलिए अगला। अच्छा, यहाँ पे जैसे दिया था नवपाषाण का, तो पूर्व पाषाण का भी पूछ दे तो याद रखिएगा। पूरा पाषाण से जो संबंधित तो 2 ही मतलब क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका देखिए मुंगेर, आपका उसके बाद नालंदा। ठीक है, ये दोनों जरूर थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। और तीसरा नंबर अगर मिल सकता है तो मिल जाएगा ऑप्शन में, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये क्या है आपके पूरा पाषाण काल से है। ठीक है, वाल्मीकि नगर तो जानते ही आप लोग, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है ना। तो ये क्या थे, याद रखिएगा, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण में, जैसे कि ये थे पूरा पाषाण काल के थे। ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह के बारे में तो कई बार एग्जाम में आता है, और कुंवर सिंह के बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पर डिटेल डाल दी है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। तो बिहार के सिंह कहे जाते हैं ये। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। कब प्रविष्ट हुए, तो जगदीशपुर में ये प्रविष्ट होते हैं 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, तो देखिए दिया है 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक व घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे। अपनी जख्मी बांह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांट, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ली ग्रांट के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 को शाम की आरा से रवाना हुई। ठीक है, अंग्रेजी सेना। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुंवर सिंह जब दोबारा अपने जगदीशपुर को लेने के लिए मतलब इच्छा को लेकर अपने सैनिकों के साथ आ रहे थे ना, तो वो किसको न्यूज मिल जाता है, ये मिल जाता है अपने ली ग्रांट को। ठीक है, अंग्रेजी सेना होता है वो, इसको सेना मिलता है। तो ये क्या करता है, 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा के लिए रवाना हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कुंवर सिंह जब जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, यानी कि अंदर आए, है ना। तो वो थे 22 अप्रैल, और वही 22 अप्रैल को ही ये प्रविष्ट होंगे, और 22 अप्रैल को ही आपका 1858 में ली ग्रांट जो है अपनी सेना के नेतृत्व को करते हुए ये भी क्या होगा, आरा के लिए रवाना हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ दिया, पहले पूछा था 1921 में, है ना, अब पूछ दिया 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहारी छात्र का। तो ये कहाँ हुआ था, अब भी हमने देखा ना, हजारीबाग 1921, है ना, या उसको बिहारी छात्र सम्मेलन कहिए या बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहिए, वही बात है ना। और ये कब हुआ था, तो अक्टूबर 1921 हजारीबाग में हुआ था। अच्छा ये भी है कि इसकी अधिवेशन किसने की थी, तो अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अध्यक्षता की थी सरला देवी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन या बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है ना सम्मेलन, इंग्लिश में बोल दिया गया है, तो उसका सम्मेलन का जो है अध्यक्षता किसने की है, तो सरला देवी ने की है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो अध्यक्ष भी इसका याद रखिएगा कि सरला देवी के द्वारा किया गया था, ठीक है, अक्टूबर 1921 हजारीबाग में। चलिए अगला प्रश्न है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो कहाँ की गई थी, झारखंड में, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिहार में। बिहार में नहीं, अच्छा ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो बिहार में, ऑप्शन में बिहार में था, इसलिए उस समय जब ये किया गया होगा, जैसे कि देखेंगे अब इसका डिटेल, ठीक है। 1904 ईस्वी में देवघर तत्कालीन बिहार, अब तत्कालीन बिहार माने उस समय का बिहार था, ठीक है। अब झारखंड में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था, ठीक है। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भागलपुर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला दिया है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, भगवान की, ठीक है। तो वैसे याद रखिएगा कि सेवा समिति। चलिए आगे है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा कि बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906-07 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और ऐसे रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1893 में उन्होंने शिकागो में अपना प्रवचन दिया, भाषण दिया, जिसकी वजह से बहुत फेमस हुए। उसके बाद देखेंगे 1897 में उन्होंने अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि ये रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी पटना में किसने किया है, तो ठाकुर दास ने किया है, ठीक है। और आगे देखेंगे, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन शुरू किया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये दी मदरलैंड और मजरूल हक, ये थोड़ा सा आप लोग कनेक्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा, तो ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो ये स्वतंत्रता के बाद की बात की जा रही है, उसके पहले पूछा गया था बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो डेविड सिम्पटन हो गया था, शिफ्टन, है ना, डेविड शिफ्टन। उसके बाद अब ये पूछा जा रहा है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन रहा था, तो स्वतंत्रता लग गया, इसकी वजह से आपके कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जय राम दास दौलत राम, ओके। थोड़ा सा आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, जिनका कार्यकाल देखेंगे 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहता है। तत्पश्चात जो है उनके बाद माधव श्री हरि बने, उसके बाद बिहार के द्वितीय राज्यपाल थे, ये कौन, माधव श्री हरि। चलिए अगला नहीं है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो बिहार का आपका राजगीर, है ना, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। गया तो 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा राजगीर। वैसे 5 पहाड़ियों से जो है ना, कौन सा शहर घिरा हुआ है, तो राजगीर घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा दिया हुआ है आगे, चलिए, बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन 5 पहाड़ियों के नाम देखिए, अब कौन सा हो गया, विपुलगिरी, रत्नागिरी, आपने देखा ही था पावापुरी वाला, हमने देखा था विपुलाचल पहाड़ियां, वैसे ही देखिए यहाँ पे दिया ना, उसका नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये 5 पहाड़ियों के नाम भी दिए गए हैं यहाँ पे, अगर याद रखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार गो थ्रू हो लीजिए कि विपुलगिरी है, रत्नागिरी है, उदयगिरी है, स्वर्णगिरी है और व्यवहारगिरी पहाड़ियां जो है, जिससे 5 पहाड़ियां हैं उससे कौन सा घिरा हुआ है, तो राजगीर शहर बिहार का घिरा हुआ है। और गया देखेंगे आपकी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो, अच्छा इसमें कट गया है तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि देखिए गया जो है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन कौन सी, तो पहला आपका हो जाएगा श्रृंगला, ठीक है, श्रृंगा, दूसरा हो जाएगा आपको रामशिला,
और तीसरा हो जाएगा आपको मंगला शायद, है ना, मंगला। इन्हीं पहाड़ियों से, 3 पहाड़ियों से गया जो है आपका घिरा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो भागलपुर राजमहल। ठीक है, अब इसका डिटेल देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये पूछा गया बहुत बार। तो 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग यानी कि सिविलाइज्ड पीपुल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से थी जो इनके इलाके में आकर बस गए थे। उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोग का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक्कू कहते थे, यानी कि नॉन जो आपके शेड्यूल होते थे ना, ट्राइब, नॉन ट्राइब, उनको दिक्कू कहा करते थे ये लोग। ठीक है, यानी कि गैर आदिवासी, उनको क्या कहते थे, ये दिक्कू। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू भाइयों के नेतृत्व में चांद भैरव भी थे, 4 भाई। ठीक है, चांद भैरव का नाम भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में जो है पूछा गया। एक इनकी बहन भी थी चांद भैरव। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह एकत्रित किया गया था। सिद्धू कान्हू को याद करने की जरूरत नहीं है, आप 100 से संथाल और 100 से सिद्धू कान्हू ऐसे याद कर लीजिएगा। अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से देखेंगे ये धारण भी कर लेता है। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। चलिए अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। मुंगेर, ध्यान रखिएगा, उससे प्रभावित नहीं हुआ था 1857 की क्रांति से। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट यानी कि स्टार्टिंग विस्फोट कैसे हुआ, सही क्रम क्या था, तो देखेंगे आप 12 जून को स्टार्ट होता है रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ऐसे जो है आग की लपटें जो है फैलती जाती हैं 1857 की क्रांति की। ठीक है, अब पूछा जाता है प्रश्न कि कहाँ प्रभावित नहीं रहा था, तो ऑप्शन में मुंगेर रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो वो नहीं था प्रभावित। अब आगे देखिए दिया है इसका डिटेल, क्या दिया है, तो कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना ने 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 को संध्या में पहल इस टुकड़ी ने विद्रोह किया। पटना में 3 जुलाई, अब ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है आपको कि पटना में 1857 की क्रांति 3 जुलाई को स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर, तो ये याद रखना हो नहीं रखना हो आपकी मर्जी, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि पटना में 3 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और रोहिणी में 12 जून, 7 से 12 जून। 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे ये। ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति बिहार में की गई थी। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों को किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो पटनाबाद, आरा और जिले को किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो वही चीजें दी गई हैं आगे, तो डिटेल नहीं देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने ही बिहार में महात्मा गांधी को आने के लिए आपका आमंत्रित किया था, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब आजकल महात्मा गांधी से बतख मियाँ जो जान बचाए थे, वो क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहले क्या चलता था, राजकुमार शुक्ल की क्वेश्चन जो है चलती थी ये कि किसने बुलाया था, आमंत्रित किया था। तो देखिए क्या है, राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान करते हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है कि पटना में महात्मा गांधी कब पहुंचे थे, तो 10 अप्रैल को पहुंचे थे आपको पटना में। ठीक है, 7 अप्रैल को चले और 10 अप्रैल को पटना में पहुंचते हैं, और 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धनीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी जो है इनमें साथ देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो ये फिरदौसी संप्रदाय से है। ठीक है, मनेरी का संप्रदाय मनेरी जो थे आपके किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है, वही दिया है कि सैफुद्दीन अहमद का जन्म जो है इतने में मनेर पटना में हुआ है ना। उसके बाद देखेंगे जिनकी मृत्यु 1380 में बिहार शरीफ में हो जाती है। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी संत थे ये। उन्होंने सोहरावर्दी
की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा था। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध कृति जो है मकतूबात ए सदी है। तो इनकी थोड़ी सी वो याद रख लीजिएगा, कृति जो है मकतूबात ए सदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये याद रखना है आपको, 1733 में अली वर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया था। तो देख लेते हैं। तो बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का नायाब या सूबेदार यानी कि डिप्टी गवर्नर जिसको इंग्लिश में कहेंगे, बंगाल के नवाब सरफराज के समय बिहार के नायाब सूबेदार अली वर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। तो ये कब करता है? तो नवाब सरफराज खान के समय में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसको पहली बार अली वर्दी खान को नायाब सूबेदार कौन घोषित किया था, बनाया था? तो बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे कि सरफराज खान को गिरिया के युद्ध, अब ये भी पूछा जाता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 में हुआ था। उसी में जो है अली वर्दी खान सरफराज खान को हरा देता है और 1740 में अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है कि कौन से युद्ध के बाद जो है अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना? तो 1740 गिरिया के युद्ध में। किसको हराया? सरफराज खान को। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो बिहार शरीफ, नालंदा वगैरह ये सब किस लिए प्रसिद्ध रहे थे? तो विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे 2 और 4, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ आपको उदंतपुरी विक्रम विश्वविद्यालय ये सब देखेंगे, अभी आगे है ही, तो चलिए देखते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि उदंतपुरी महाविहार या जो था विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है बिहार शरीफ में है। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। उसकी निर्माण किसने किया था, यानी स्थापना किसने की थी उदंतपुरी महाविहार का? तो गोपाल ने किया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया था। ठीक है, ये उदंतपुरी वाला जो विश्वविद्यालय है उसका पाल वंश का संस्थापक ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ है? बिहार शरीफ में। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। ठीक है, अब बिहार जो है ना पढ़ा था कि जो बौद्ध होते थे ना उनका निवास स्थान जो होता था उसको हम लोग बिहार कहते थे पहले। ठीक है, विहार ब नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वो है। तो वही से क्या हुआ? बन गया बिहार। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना है कि बिहार किस शब्द से आया है? तो मठ रहते थे ना, मठ पे विहार, उन्हीं लोगों से आया था। ठीक है, उन्हीं के नाम से बौद्ध के निवास स्थान जो हुआ करता था। चलिए अगला आगे क्या दिया था? तो उसके बाद देखा आपने कि तुर्कों ने इस नाम का बिहार रखा था। तो ये भी याद रखिएगा, तुर्की मुसलमान, जैसे बख्तियार खिलजी पहले आएगा तो क्या होगा? तुर्की होगा, है ना। तो इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, ये सब कुछ नाम है जो कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, के नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तभी आप देखेंगे आगे आके जॉर्ज पंचम आते हैं और उन्होंने घोषणा कर दी बिहार को अलग प्रांत बनाने की। तो याद रखिएगा कि ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए बिहार का जनक भी इनको कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए इनके बारे में दिया तो देख लेते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सिंह जो है, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र कब आता है? तो 1894 में। कौन कौन थे इसमें? तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर और आपके श्री कृष्ण सहाय। ओके, महेश नारायण या बाबू महेश्वर उन्हीं को कहा जाता है। प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। तो आपसे पूछा जाए बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपके महेश नारायण या बाबू महेश्वर। अब ये नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के जो संपादक थे तो वो कौन थे? तो महेश नारायण या उन्हें महेश्वर प्रसाद भी कहा जाता है। ठीक है,
महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथककरण की मांग की। तो महेश नारायण जो है ना अपने बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के माध्यम से पृथक बिहार का जो है मांग किया उन्होंने। और ये मांग जो है संपूर्ण बिहार में देखेंगे जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का कब हुआ सम्मेलन? तो 1908 से लेके 1909 के बीच में, ठीक है। इससे बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो है की गई। और वहीं पे देखेंगे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। तो शाही दरबार जो हुआ था, कब हुआ था ये? तो 12 दिसंबर 1911 को, है ना। 1 अप्रैल 1912 को देखेंगे 22 मार्च 1912 को घोषित को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत का उद्घाटन हुआ, ठीक है, 22 मार्च को। इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को देखेंगे आप उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि उड़ीसा को बिहार से किस अधिनियम के तहत किया गया था अलग? तो 1935 के तहत। कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था, ठीक है। और बिहार मांगने के में जो ज्यादा भूमिका निभाए थे सच्चिदानंद, ये आपके कौन थे, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, कहाँ गए? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से आप 1912 में अलग हुआ था। अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा ही था ना, इसमें और भी कुछ फैक्ट दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। अप्रैल 1912 में बिहार औपचारिक तौर पर बृहत्तर बंगाल से अलग हुआ। एक्चुअली क्या था ना कि बंगाल को ही जितनी भी सेवाएं थी, जितनी भी फैसिलिटीज थी, जितने भी डेवलपमेंट थे, वो बंगाल में ही हो रहा था। इसीलिए बिहार की मांग जो है थोड़ी सी अपनी जोर पकड़ ली, ठीक है। सबसे पहले इसने बड़ी एकल संस्थागत इकाई का गठन किया। पहले काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय, जिसका सचिवालय गवर्नमेंट हाउस, बाद में राजभवन बना, जो वर्ष 1920 तक चला। फिर गवर्नर की कार्यालय परिषद, जिसके तहत 1937 में देश में विधानसभा के लिए पहले प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था की गई। अतः स्वतंत्रता के बाद के काल में राज्यपाल का कार्यकाल अपने वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व में आया। अब यहाँ से कुछ खास नहीं है। राज्यपाल की शक्ति, कार्य और संवैधानिक शक्ति स्थिति देश और द्वारा अपनाए गए संविधान द्वारा परिभाषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसने खुद को संसदीय स्वरूप वाली सरकार के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, ठीक है। अच्छा, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य प्रांत के राज्यपाल होता था, जबकि वास्तविक कार्यकाली शक्ति परिषद के पास होती थी। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की संख्या, यह आज तक भी जारी है, उस समय भी होता था ये। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार, देखिए ये बिहार आया, ठीक है, ये मठों का निवास स्थान था, इसी के नाम पे हमारे बिहार का नाम बिहार पड़ा, का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने जैन धर्म को शुरुआत में स्टार्टिंग क्वेश्चन में जो डिटेल किया था कि ये वर्ड पूछे जाते हैं कि किस धर्म से संबंधित है, वैसे ही देखिए आगे चल के ये पूछ दिया गया है कि स्तूप, चैत्य, बिहार जो है ये शब्द किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित हो जाएंगे? बौद्ध धर्म से, ठीक है। स्तूप क्या होता था? जहाँ पे मृत्यु के बाद है ना अवशेष रखे जाते हैं, उसे हम स्तूप कहा करते हैं। और चैत्य होता है पूजा स्थल को, और बिहार उनके निवास स्थल को, ठीक है। और सांची का स्तूप भी बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप, बिहार और चैत्य जो है बौद्ध धर्म जैन मठ परिसरों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इनकी अधिकांश संख्या बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप की संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान के बैराट में है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राजस्थान के बैराट में यह एक बहुत ही भव्य स्तूप है, जिसमें एक गोलाकार टीला और परिक्रमा पथ। सांची का महान स्तूप अशोक के राज्यकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसे पत्थरों में परिमार्जित कर दिया गया, ठीक है। तो सांची का स्तूप भी याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश में है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना आप 1912 में की गई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो यही आंसर दिया हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा से बिहार जो है अलग हुआ? तो उड़ीसा कहीं अलग हुआ या बिहार
से उड़ीसा से बिहार अलग हुआ, दोनों बात एक ही है। तो 1936 में 1935 अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न दिया है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो वही प्रश्न सेम पूछा गया है 1936। अगला प्रश्न आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। अब यहीं पे क्वेश्चन देखिए मिला कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पृथक बिहार की मांग में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला है सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता व पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे, यानी कि मेन थे। बिहार की एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो ध्यान रखिएगा बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना था 1912 में, जब डिमांड की गई थी, जॉर्ज पंचम आए थे, है ना। तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के अनुसार, जो अपने जारी किया गया था उस उद्घोषणा 1911 में, उसके तहत बंगाल से अलग कर दिया गया बिहार को। बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया। तो बिहार और उड़ीसा तो एक ही साथ थे अभी भी। उसके बाद देखेंगे जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ, तो कब से प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 1912 से। और वहीं देखेंगे 1 अप्रैल 1936 को बिहार से फिर उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया और दोनों को पृथक राज्य बना दिया गया और आज उड़ीसा अलग है अपना। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो हमने देखा ही 1912 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, तो ये भी हमने देखा ही 1912 में। रिपीट हो गया क्या ये। अगला प्रश्न है देखिए 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 1912 में हमने अभी ऊपर देखा ही कि बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो भारतीय राज्य के रूप में कब बनेगा ये, 1936 में, क्योंकि उसके बाद बिहार उड़ीसा भी अलग हो गया। वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा ने इसका उत्तर 1936 माना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला, तो देखा ही हमने 1936। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो देखिए अब अधिनियम भी पूछ दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार की अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 1885 में, ठीक है, कांग्रेस के गठन के समय। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो 1913 में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुआ था, पटना बांकीपुर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिससे 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो अब यहाँ पे पूछा गया भारतीय गवर्नर कौन थे, है ना, भारतीय गवर्नर पूछा गया, तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, देखिए ये आज़ादी और वो की बात नहीं की जा रही है कि पहले कौन थे या स्वतंत्रता के बाद कौन थे, पहले ये पूछा जा रहा है कि भारतीय कौन थे, है ना। तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे 1920-21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के ने रोक लगाई, किस पे रोक लगाई थी, तो बेट बेगारों पर। 1902 से 10 के बीच में देखेंगे सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुट कट्टी, जिसके लिए युद्ध भी हुआ, वो आपका
बिरसा मुंडा ने जो है आंदोलन भी किया था, वही पद्धति है ये खुटकट्टी। अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण भी मिल गया। ठीक है, 1908 के तहत की बात की जा रही है। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? तो 1908 में, ऊपर देखा ही हमने। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए पूछी जा रही है, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 हैं, और सदस्यों की संख्या जिसमें से 203 आपको सामान्य हो जाता है, 38 अनुसूचित जाति, और 2 सीटें जो हैं एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पंचायत, अच्छा यहाँ पे आया है विधानसभा के बारे में वगैरह है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है ना? तो देखिए नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, जैसे कि एक तो जो आपकी दल होती है वो सत्तारूढ़ होती है, और उसका जो है उस पर निगरानी रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो है आपका चुना जाता है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा कि आप मतलब देख लीजिए एक तरह से पीएम है, ठीक है, जो सत्तारूढ़ है, तो वो एक अच्छा पावरफुल आदमी हुआ ना, तो पावरफुल आदमी के सामने एक लेवल का ही आदमी आके बात कर सकता है, तो नेता प्रतिपक्ष उसी को बनाया जाएगा कि लगभग जैसे लोकसभा में ही देख लेते हैं, तो जैसे लोकसभा की सीट है तो कम से कम उस पूरे सीट की 1/10 यानी कि 10% जो है कम से कम वो सीट प्राप्त करके आएगा, तभी उसको नेता प्रतिपक्ष का जो है सीट दिया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 1977 से देखेंगे ये जो है प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष जो टर्म्स है ना, ये किसी भी आर्टिकल में या किसी भी संविधान के अनुच्छेद में वर्णित नहीं किया गया है। ये एक सांविधिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है, सांविधिक पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष यही होता है कि 1/10 लाएगा तो उसको जो है नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, खाली रहेगा। तो अभी देखे ही होंगे राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष बने हैं लोकसभा के, तो उनको क्या है बहुत सी ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है क्योंकि लगातार सीटें जो है खाली थी, है ना। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष उसी को कहा जाता है। बस इतना याद रखिएगा, 1/10 जो है वोट लाएगा वो सीट प्राप्त करेगा, कुल सीट का उसको हम नेता प्रतिपक्ष का सीट देंगे, अदरवाइज ये खाली रहेगा। और ये का जो है आपका संसद के कानून द्वारा बनाया गया है, ये कोई संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में किया गया था। और ऐसे अब देखिए कि बिहार को छोड़ दिया जाए तो ऐसे पंचायत निकाय में महिलाओं की संख्या मिनिमम कितनी रखी गई है? तो 1/3 यानी कि ये सीट जो है उस आरक्षण में रखा गया है महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में। ओके, और बिहार में 50% दे दिया गया, यानी 1/2 यानी कि आधा दे दिया गया है आरक्षण में महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये कौन से अधिनियम के तहत? तो पंचायती राज अधिनियम 2006। किसका अधिनियम है? बिहार का। ठीक है, यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू कर दिया गया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में स्थानीय निकाय या पंचायत निकायों में महिलाओं का सीट कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो 50% आरक्षित है। और ये तो क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि कब से लागू हुआ, तो 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ, क्योंकि और जगह जो है ना 1/3 है। अगला प्रश्न दिया है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, देखिए ये पूछ ही दिया ना, तो मौद बट, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उनके निवास स्थान को विहार कहा जाता था, उसी शब्द से जो है तुर्कों ने बिहार नाम रख दिया। ठीक है, प्राचीन संस्कृति, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में देखेंगे ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अगला प्रश्न दिया था कि 1866 से लेकर 67 के बीच में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये हो जाएगा आपको दरभंगा एवं चंपारण, उत्तर बिहार में, है ना। तो नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866 से 67 के बीच में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया काठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में भी पहुंच गया लाल सरैया से। ठीक है,
राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, इसलिए ये फेमस हो गए। तो ये किसके जो है, ये भी एक किसान थे, ये भी जो है प्रताड़ित व्यक्ति थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ल जो थे आपके मुरली भरावा से जो है इस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने यानी तिनकठिया पद्धति जो था उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और वो सफल भी हुए थे। और इसीलिए महात्मा गांधी की पहली सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, कर्मभूमि बिहार है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा गांधी किसने बनाया? तो बिहार ने ही बनाया है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो हमने देखा ही अभी, राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला दिया है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे आपके छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो ये हो जाएंगे पीर मोहम्मद मुनीस। किस दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये इसमें क्या दर्शाया गया है? तो आपके किसानों की दुर्दशा, चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा को जो है आपको दिखाया गया है। और नील की खेती की दुर्दशा किसने दिखाया है? तो आपके नील दर्पण में दिखाया गया है। आपको किसने दिखाया है? तो दीन बंधु ने, ठीक है। और उसको इंग्लिश में मधुसूदन ने ट्रांसलेशन किया है। चलिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छज नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, इनकी पुस्तक की नाम क्या है? तो चंपारण की दुर्दशा, लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, चंपारण में महात्मा गांधी आ गए तो ये बुक याद जरूर रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस की, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। कौन कौन सी बुक हो गई पीर मोहम्मद मुनीस की? तो दुखी आत्मा, दुखी हृदय। उसके बाद देखेंगे चंपारण की दुर्दशा, चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी। तो चंपारण में जो हो रहा है वही पे ये लिख रहे हैं ज़्यादातर। और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका था? तो बहावी आंदोलन, जो कि एक मुस्लिम धर्म जो था ना उसमें सुधार के लिए यह आंदोलन शुरुआती में किया गया था, बहावी आंदोलन। तो 1830 के दशक में, क्योंकि 1820 में स्टार्ट ही होता है ये बहावी आंदोलन, है ना, 1820 में। तो उस समय 1830 के दशक में पूछा जा रहा है पटना नगर किसका केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाब था। अब्दुल बहाब बरेलवी ऐसे शब्द थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था, यानी कि मुस्लिम संस्कृति थी ना उसमें सुधार करने के लिए यह आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था, दाढ़ी उड़ी रखने की वजह से। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। तो जब सैयद अहमद जो आ रहे थे ना दौरा पे, तो उसी समय पटना बहावी आंदोलन का क्या बन गया? केंद्र बन गया था। अगला है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आपको महादेवलाल सराफ ने किया था, ठीक है। दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। तो ये इनके साथ में और भी लोग थे, लेकिन मेन कौन थे? तो महादेवलाल सराफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है ना? तो सूर्य मंदिर देखेंगे आप देव में, है ना, इसका आंसर हो जाएगा देव। अब देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध छठ की शुरुआत हुई थी। यह मंदिर वर्तमान बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 1930 और 1932 में बरही यानी कि 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? अच्छा, बरही कांग्रेस होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था, यानी कि उन्हें हरा दिया था मुंगेर वालों ने। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से तो श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे देखते हैं इसके डिटेल थोड़ा सा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें कृष्ण सिन्हा के नाम से जाना जाता है,
भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 से के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में बिहार के मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जो अभी मुख्यमंत्री कहा जाता है ना, उसको पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यानी मृत्यु पर्यंत तक वो इस पद पर बने रहते हैं। चलिए अगला दिया है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यही हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला दिया है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज याद रखना है? तो पहली बात तो ये याद रखना है कि अंबारी सत्याग्रह जो है कब हुआ था बिहार में? तो 1939 में हुआ था। और अब नेतृत्व करता तो आपने देख ही लिया, राहुल सांकृत्यायन। अगला दिया है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 28 साल में लोग यूथ हो जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा कि बिहार जो है यूथ लीग की गठन जो है 1928 में की गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा के आदेश से, किसके आदेश से? तो ज्ञान साहा के आदेश से 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ये यूथ लीग की स्थापना की गई थी। अगला देखिए दिया गया कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942। असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रस्ताव थे या क्रिप्स मिशन था, इन लोगों ने क्या किया? इनकी असफलता जो हुई उसकी वजह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। अब ये वर्धा प्रस्ताव जो है वो भी याद रखिएगा आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऑपरेशन जीरो जो है किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो हुआ था, तो देखेंगे रातों रात जो है बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उसी को ऑपरेशन जीरो जो है आवर दिया गया था। यानी कि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेना है, सारे बड़े नेताओं को जो है डालो जेल में, ताकि जो है ये आंदोलन जो है अपना व्यापक रूप ना ले सके। ठीक है, इसी विरोध में देखेंगे आप बिहार के जो महाधिवक्ता बलदेव सहाय थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो उन्होंने जब स्टार्टिंग किया था तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तहत उनका जो है कैरियर स्टार्ट हुआ था। अभी देखेंगे चिराग पासवान है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया। 1969 में विधायक भी बने। बाद में 1974 में लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में हाजीपुर लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से जीते। उसके बाद देखेंगे 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। तो इन्होंने दलित सेना का गठन किया और 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय ही ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि मृत्यु होती है किसी बड़े व्यक्तित्व की, तो वो प्रश्न जो है उस साल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया था कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हो जाएंगे आपको 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, अब ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा जो है आपके वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2004-09 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है अगला प्रश्न कि बिहार के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है बिहार के, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, और उसके बाद बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये जब दिया गया था उस समय की बात है। अभी भी मुख्यमंत्री तो वैसे नीतीश कुमार ही है, लेकिन बाकी सब जो है चेंज हो गए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में कौन है अभी। तो लालू के बेटा जो है आपके तेजस्वी यादव। ठीक है, अब इसका देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने का यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं अपन, क्योंकि डिटेल ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक है,
बिहार के राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ आर्लेकर। और दूसरी बात कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश देखेंगे विनोद चंद्रन है, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता है श्री नीतीश कुमार है। उसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो श्री HR श्रीनिवास है, ठीक है। देखिए कुछ डेटा जो है, जैसे अब विश्वनाथ आर्लेकर तो सिंपल सी बात अभी भी है, कुछ डेटा जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जैसे बिहार के राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कितनी बार वाले मुख्यमंत्री हैं, कई बार ये चुने जा चुके, ये याद रखिएगा आपको। किस दल से हैं आते हैं ये मुख्यमंत्री, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद चुनाव मुख्य अधिकारी कौन है, उसके बाद आपको नेता प्रतिपक्ष कौन है, जैसे तेजस्वी यादव, ऐसी चीज़ें जो है याद रखनी चाहिए, बिहार का एग्जाम है तो। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा बिहार। ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट, ठीक है। ई सिगरेट को बनाने बिक्री में, यानी कि ई सिगरेट है जो ना आप बना सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये कौन किया है? तो ये 2018 में बिहार ने किया था। और पहला कौन था ये आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। बिहार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान भी शामिल है। तो मैक्सिमम सब तो शामिल हो ही गए हैं। ई सिगरेट, अच्छा ये ई सिगरेट क्या है ये देख लीजिए। तो ई सिगरेट एक ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कार्ट्रिज होती है। अच्छा ये सिगरेट कुछ यंत्र है, ठीक है। आप लोग नेट पे एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम जो है प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। 2017 में किया गया था सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम, ये 2018 में पूछा गया था क्योंकि अच्छा जो है ये स्कीम था इसलिए, तो बिहार ने किया था। अब आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था, है ना। कौन सा? तो आपका नाम क्या था उसका? सेफ सिटी सर्विलांस, है ना। अब ये क्या दिया है? सेफ सिटी सर्विलांस। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थान को क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV कैमरे की सख्त निगरानी में लाना और राज्य को समग्र अपराध नियंत्रण में सुधार करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये प्रथम पूछा जा रहा है लिंग साहित्य महोत्सव, तो ये पटना में किया गया था। और अभी 2024 में कहाँ किया गया था ये भी जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए दिया है कि विश्व का पहला लिंग साहित्य महोत्सव जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल अप्रैल 2017 में पटना बिहार में आयोजित किया गया था, ठीक है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो नाम ही है आपका साहित्य महोत्सव, तो आदान प्रदान करने, विचारों का आदान प्रदान करने और उन्हें बांटने, लिंग साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने के लिए एक मंच प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA को भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये 2018 का प्रश्न है, वैसे उस समय बिहार ने किया था, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से खास नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये जो CPA ना राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है और इसकी स्थापना देखेंगे 1911 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। बस ये याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है आपका और इसकी स्थापना 1911 में की गई और मुख्यालय कहाँ है CPA की? तो लंदन में है, ये याद जरूर रखिएगा आप लोग। अगला दिया है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए उस समय जो ऑप्शन 2018 में पूछा गया था तो ये टोक्यो था, तो इसको याद करने का आप जरूरत नहीं है। अगला जो है पेरिस जैसे कि देखेंगे तो ये याद रखने की जरूरत है। चलिए इसकी डिटेल में देख लेते हैं। जैसे देखिए ये दिया है वहां तक का, अभी 2024 में कौन सा होने वाला है? तो 48 स्थान पर रहा, ये तो वो दिया है। चलिए अभी कौन सा होगा? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस या फ्रांस, जो पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे है हुआ है? तो चाहे होगा अभी पता नहीं, वो 2024 में पेरिस फ्रांस में, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में जरूर देखिए। वैसे भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं उसके खेल से संबंधित प्रश्न पूछे तो जाते ही हैं। अभी संस्करण क्या है? तो 33 और कहाँ पे? तो पेरिस फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न दिया है, विश्व पैरा एथलीट
एथलीट्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? तो जब ये पहले भारतीय बन गए ना पैरा एथलीट, तो ये स्टैटिक पोर्शन में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये होगा सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलीट है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन है? तो सुंदर सिंह गुर्जर। ऐसे प्रश्न तो पूछा ही गया है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अभी देखिए, इनको जो है पैरा एथलीट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक जो है इंदिरा गांधी पे लिखा गया है। इंडियाज मतलब इंडिया की मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सागरिका नाम है उनका, है ना, सागरिका घोष ने लिखा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न ऐसे भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी पे भी लिखी है इन्होंने और इंदिरा गांधी पे भी लिखी है। अगला प्रश्न है कॉन्फ्लिक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएंगी सुनीता नारायण, ठीक है। फिर से बुक का एक बार नाम पढ़ देती हूँ। कॉन्फ्लिक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण जो है एक पर्यावरणविद है, तभी तो ग्रीन मूवमेंट के बारे में लिख रही है, और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है। इन्हें 2005 में देखेंगे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेन्स लाइव्स। तो ये कब है? तो ये ध्यान रखिएगा आपका, ये क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का था, ठीक है। 2018 में जब हुआ था ना उस समय था। अच्छा अब चलिए यहाँ पे आया है तो देख ही लेते हैं, देखते हैं डिटेल में दिया है कि नहीं, क्योंकि 2024 चला है तो उस समय 2018 का विषय था, तो इसको याद करने का मतलब नहीं बनता। अभी हम लोग देखेंगे 2023 का विषय क्या था। तो डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए आविष्कार एवं तकनीकी, डिजिटल और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी 2023 का था। अच्छा 2024 का क्या है ना, ये भी है। अब पहले तो यही देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया बाकी एग्जाम्स में कि महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को, और कब से मनाया जाता है? तो 1909 से मनाया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग कब से हुआ था? तो 1909 से। अभी क्या है? तो इसका थीम 2024 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का जो है आपका विषय है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि महिलाओं में निवेश करें, महिलाओं में निवेश करें। अब ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे जो करेंट अफेयर पढ़ रहे होंगे उनको पता ही होगा कि महिलाओं में निवेश करें, है ना, मतलब प्रगति, अगर इंस्पायर करेंगे उनको, महिलाओं को निवेश में लाएंगे तो प्रगति जो है तेजी से होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। चलिए यहाँ से जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो जो कांग्रेस था, कांग्रेस अधिवेशन जो था, मिला नहीं, पूछा नहीं गया कि क्या, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखते चलते हैं, क्योंकि वो भी कई बार पूछा जाता है। जैसे पहला कांग्रेस अधिवेशन देखे थे हम पटना बांकीपुर में, है ना, लेकिन दूसरा कब हुआ था? तो 1922 गया, याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका पटना थी 1922 गया में हुआ था, और चित्तरंजन दास यानी कि CR दास उसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, और भी किसी और सब्जेक्ट में भी मिल सकता है, या भारत के इतिहास में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो भी पढ़ाया गया है, अगर आप इसके आगे जो है भारत का इतिहास भी देखेंगे हम, और भी बिहार से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोगों का अच्छा व्यू और अच्छा कमेंट और अच्छा लाइक रहा, तो मैं सोच रही हूँ मध्य प्रदेश के जितने भी इतिहास के क्वेश्चंस पूछे गए MPPSC में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक कलेक्शन जो है वीडियो ला दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर नए हैं चैनल पे तो जरूर चैनल से जुड़िएगा, ठीक है।